सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। महफूज पाकिस्तान ट्रांसमिशन के साथ मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी। मुल्क में अब इस वक्त दो वबाएं हैं जो फैल रही हैं। एक तो वबा कोरोना की है और उससे बचने की मुसलसल कोशिशें हो रही हैं, लेकिन अफसोसनाक सूरत हाल ये है कि हलाकतों में भी इजाफा हो रहा है और मरीज़ों की तादाद भी बढ़ती चली जा रही है। और ऐसे लग रहा है कि अभी तक हम पीक का जिसका कह रहे थे कि जो सबसे ज़्यादा तादाद पर पहुंच जाएगी जून में शायद, तो अभी भी उसका पता नहीं चल रहा, क्योंकि कभी हम सुनते हैं कि 2000 तक तादाद है रोज़ाना की बुनियाद पर मरीज़ों की, कभी ये 2500 पर चली जाती है। इसी तरह अब तक हालिया दिनों में हम देखें तो हलाकतों की तादाद पहले की निस्बत कई गुना बढ़ गई है, जो बड़ी ही ख़तरनाक सूरत हाल है। इसी के साथ टिड्डी दल हमारी ज़राअत को तबाह करने के लिए हमलावर हो चुकी है और अभी कहा जा रहा है कि इसका हमला मज़ीद तेज़ होना है। और 61 अजला NDMA के मुताबिक 61 अजला मुतासर हो चुके हैं। 150 से ज़्यादा पाकिस्तान में अजला है, जिनमें से 61 पहले ही मुतासर हो गए हैं। इस बारे में आज हम खुसूसी तौर पर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले कोरोना की सूरत हाल की बात करते हैं। और उसमें इस वक्त एक और तबका जो बहुत ज़्यादा परेशान है वो है ट्रांसपोर्ट का। अब जिस तरह हुकूमत ने लॉकडाउन में नरमी तो कर दी कि जी रोज़गार के मौके लोगों के लिए दोबारा से हो सकें, लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, कब तक रोज़गार के बगैर गुजारा करेंगे। लेकिन एक मसला है ट्रांसपोर्ट का कि जब तक ट्रांसपोर्ट नहीं होगी लोग आएंगे किस तरह, अपनी जगह किस तरह घर से निकलेंगे, रोज़गार के लिए, कारोबार के लिए कैसे पहुँचेंगे। और मजदूर तबका ज़ाहिर है उसके पास तो कोई गाड़ी वगैरह तो है नहीं, अपनी ट्रांसपोर्ट तो नहीं है, मगर साथ ही SOPs का भी ख्याल करना है क्योंकि केसेस बढ़ रहे हैं। डॉक्टर जफर मिर्ज़ा हों वो भी कह रहे हैं कि SOPs का ख्याल नहीं किया जा रहा, लोग एहतियात नहीं करें। मुर्तज़ा वहाब साहब तर्जुमान सिंध हुकूमत वो ये कह रहे हैं कि सूरत हाल ख़तरनाक हो सकती है क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जगह ख़त्म हो चुकी है और सरकारी अस्पतालों में अब भी कुछ बाकी है, तो मज़ीद जगह के लिए कैपेसिटी बढ़ाने के लिए वो कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ हैं कराची ट्रांसपोर्ट ताजिर इत्तेहाद के रहनुमा जनाब इरशाद बुखारी साहब, सदर हैं कराची ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद के। इरशाद बुखारी साहब बहुत शुक्रिया। ये बताएं कि हुकूमत ने आपको कोई यकीन दहानी करवाई है या आपने हुकूमत को तमाम अपनी तरफ से तजावीज़ दे दी हैं कि किस तरह आप जो भी लोग आएंगे, मुसाफिर आएंगे, उनकी ज़िंदगी को महफूज बनाएंगे। हुकूमत क्या कहती है, क्यों वो ट्रांसपोर्ट को नहीं खोल रही सिंध में, कराची में? बहुत शुक्रिया जी बोल TV का। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मेरा मौक़िफ़ जानने के लिए आपने मुझसे बड़ा अच्छा सवाल किया है। हम तकरीबन 1 महीने से इस तको-दो में हैं कि जब 1.5 महीना गुजर गया, ये हमारे अभी तक 2 महीने 14 दिन हो गए हैं। 1.5 महीने के बाद हमने सोचा कि जब ताजरों ने जदोजहद की और उनका मुतालबा मान लिया गया, उनकी दुकानें, माल्स खोल दिए गए, फिर 2-3 हफ्ते पहले जब पंजाब के ट्रांसपोर्टरों की डिमांड पूरी हो गई, KPK के ट्रांसपोर्टरों की, उनको अलाउ कर दिया गया। हम कोई 1 महीना पहले से मिनिस्टर ट्रांसपोर्ट से मिले, हम जनाब अवैस कादर शाह साहब से, तो हमने उनसे मुतालबा किया कि आप अगर गाड़ियों की चलने की इजाज़त नहीं देते तो आप हमें रिलीफ पैकेज हमारे ड्राइवरों कंट्रों के लिए जो रोज़गार से महरूम बैठे हुए हैं और मालिकान भी किस्तों की गाड़ियाँ चलाते हैं। कराची में आपने देखा कि बहुत कोई बड़ी लग्जरी गाड़ियाँ तो चल नहीं रही हैं, पुरानी गाड़ियाँ चल रही हैं। बमुश्किल हम अपना कारोबार चलाते हैं, बस जिस तरह भी चलाते हैं। अब वो गाड़ियाँ जब खड़ी हो गई तो उसके बाद लाजमी बात थी, हमने हुकूमत से बात करनी थी। हमने उनसे कहा कि अगर आप इजाज़त नहीं देते तो आप हमें कोई पैकेज दे दें, चीफ मिनिस्टर से रिक्वेस्ट करके हमारी तरफ से। उन्होंने कहा जी रिलीफ पैकेज तो हम दे नहीं सकते, मैं चीफ मिनिस्टर से बात करता हूँ आपके लिए। वो हो गई जी, बात कोई ना हुई। 2-4 दिन गुजर गए, जनाब एजुकेशन मिनिस्टर जनाब सईद गनी साहब ने हमें फ़ोन किया, आप आ जाएँ जी। हमसे बातचीत की और हम जी करते हैं। SOPs के मतलब उन्होंने हमें कहा, हमने कहा देखें हम एक ऐसा तो शहर की गाड़ियाँ हैं 10 रुपये और 15 रुपये किराया, इनका ज़्यादा किराया बड़ी लग्जरी गाड़ियों की तरह तो नहीं है, लिहाजा पहले ही हमारा किराया कम है। अब अगर हम कहेंगे जी 40 सीटर गाड़ी है और 20 पैसेंजर बैठाएंगे तो हमारी पूरी नहीं पड़ेगी, हम अफोर्ड नहीं कर सकते। गाड़ियाँ सीटें तो हम 40 ही बैठाएंगे, लेकिन हम सैनिटाइज़र भी अपने ड्राइवर कंडक्टर को देंगे और मास्क भी पहनेगा वो, और वो ग्लव्स भी पहनेगा,
बिल्कुल जो तरीकाकार जो SOPs हैं उसमें सब पे हम अमल दरामद करेंगे। 26 तारीख को 3 वजीरों ने नासिर हुसैन शाह, सईद गनी और फिर अवैस कादर शाह साहब ने हमसे बात की कि जी मैं सुबह पहुंचता हूं, कराची शक्कर में हूं, 27 को हम इजाज़त दे रहे हैं। फिर ये हुआ कि नासिर हुसैन शाह साहब ने हम 28 तारीख की हमने मीटिंग बुलाई हुई थी, उन्होंने कहा मीटिंग को 2 दिन और आगे ले जाएं, हमने 30 तक ले गए। कल हमें अवैस कादर शाह साहब ने कहा कि जी बलूचिस्तान में तो डॉक्टर कह रहे हैं कि जी इनकी जो है इनको इजाज़त ना दी जाए। मैंने कहा वो बलूचिस्तान के ट्रांसपोर्टर हैं, आप सिंध की बात करें। तो कहने लगे अच्छा। मैंने उनको कहा कि ये रिक्शे चल रहे हैं, 8-10 आदमी CNG रिक्शे लेके जा रहे हैं, लोग बाज़ारों में घूम फिर रहे हैं, लेकिन अगर पाबंदी है तो हमारे ऊपर ताजर भी खुल गए, पंजाब में ट्रांसपोर्टर भी खुल गए, तो आप प्लीज़ हमारा ख्याल करें, हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं। उन्होंने कहा मैं 4 बजे तक चीफ मिनिस्टर से बात करूँगा, ये कल की बात है, अभी तक उन्होंने बात नहीं की। आज हमने आज खुद मेरे एक इजलास बुला के पहली यकम का ऐलान किया है कि हम सैनिटाइजर के साथ अपनी गाड़ी चलाएंगे। इरशाद बुखारी साहब, हमें अब वजीर ट्रांसपोर्ट सिंध ने ज्वाइन किया, उनसे बात लें। वैसे साहब कब तक आप बताएंगे ट्रांसपोर्टर्स को, आखिर उनको पता तो हो कि वो कब अपना रोजगार दोबारा चला सकेंगे, वो भी गरीब लोग हैं, कंडक्टर ड्राइवर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, अगर आप ये पूछ रहे हैं कि कब तक बताएंगे, तो मेरे ख्याल से कल भी तकरीबन सबसे राब्ते में मैं रहा हूँ और आज भी राब्ता सबसे हुआ है। कल मेरी चीफ मिनिस्टर साहब से भी परसों मुलाकात हुई थी, कल भी उनसे इसी बात पे बात हुई है। अब नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी का जो मीटिंग है वो एक दिन खुद डिले कर दी गई है फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से। कोरोना टास्क फोर्स के सामने मैं बारहा ये चीज़ें सिफारिशात रख चुका हूँ कि अब ये चीज़ हमारे SOPs तैयार हैं और इस वक्त हमें सेक्टर बाय सेक्टर मुख्तलिफ एरियाज में ट्रांसपोर्ट को इजाज़त दी जाए। मैंने अपनी सिफारिशात रख दी हैं जो हमारी मीटिंग्स में तय हुआ उसी हिसाब से। लेकिन अभी आप देख रहे हैं कि मुल्क में जिस तरह लॉकडाउन की नरमी हुई है और कल परसों से KPK में, बलूचिस्तान में, इवन पंजाब में, एक तो ट्रांसपोर्टर्स के इशू हर जगह आ रहे हैं, दूसरा डॉक्टर हजरात ने, मेडिकल एक्सपर्ट्स ने ये कहना शुरू कर दिया है कि फुल कंप्लीट कर्फ्यू लगाया जाए। अब लॉकडाउन का नाम नहीं आ रहा है, अब कर्फ्यू का लफ्ज इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन ये बातें अलग हैं। उसके अलावा अगर मैं ये बात करूं कि अभी मैंने थोड़ा सुना कि शायद कोई साहब बहुत बात कर रहे थे कि CM साहब से बात हुई और ये खुद मुझसे राब्ते में रहे हैं, इन्होंने कल भी मुझसे बात की है। देखिए बात सुने, मुझे लेट मी कंप्लीट। इन्होंने कल भी मुझसे बात की है, इनकी मेरे से परसों भी बात हुई है। इनको भी मैंने यही बताया कि हमारे पास इस वक्त एक ही फोरम है, कोरोना टास्क फोर्स सिंध, जिसमें सिविल अस्करी इदारों के सारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, मेडिकल एक्सपर्ट्स भी बैठते हैं, पॉलिटिकल लीडरशिप भी है। अब अगर नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी हमारे साथ ताउन नहीं करेगी और उसमें बातें कुछ और होंगी तो उनके इश्यूज आप देख रहे हैं कि पंजाब में ट्रांसपोर्ट खुली तो हुई है लेकिन उनके झगड़े रोज चल रहे हैं। रोज कहीं ना कहीं पे 20-25 बसेस का चालान हो रहा है। SOPs पे वो ट्रांसपोर्टर्स अलग बात कर रहे हैं। हमारे पास जो SOPs तय हुई हैं उस पर तकरीबन जितने भी अलायंसेज हैं उनके हमारे पास सिग्नेचर्स मौजूद हैं। SOPs हमारे पास पूरी हैं। अब देखें, जाहिर सी बात है, कोरोना टास्क फोर्स ने ये फैसला करना है और नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग भी आ गई है, तो इंशाल्लाह कल या परसों मीटिंग है, तो परसों ये डिसाइड हो जाएगा कि हम फौरन जितना जल्दी हो सके ट्रांसपोर्टर्स को इजाजत दे दें कि सिस्टमेटिक वे में कि पहले हम इंटरसिटी शुरू करें या इंट्रा सिटी पहले शुरू करें। तो बार कोशिश मेरी यही है कि जितना जल्दी हो सके हम ट्रांसपोर्ट स्टार्ट कर लें। जी इरशाद बुखारी साहब, ब्रीफली मुख्तसरन आप मुतमईन कह रहे हैं 1-2 दिन तो दे दें, आप नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास होगा उसमें फैसला हो जाएगा, बुलाया हुआ है वज़ीर आज़म। अच्छा, मैं इनकी शुक्र है ये बैठे हुए फोन पे, मैं इनकी एक बात अभी आपके सामने ही कर दूं कि मुझे अभी थोड़ी देर पहले किसी और चैनल से राब्ता हुआ, उन पे समा चैनल पे इन्होंने ये कहा है कि मिनिस्टर साहब हमसे राब्ता ही नहीं करते, हमसे बात ही नहीं करते। तो मैं आपके चैनल पे बैठ के इनको ये कह रहा हूँ कि मुझे बुखारी साहब आप ये बता दें कि कब आपका फोन आया और आपको रिप्लाई नहीं मिला, कब आपने मिलना चाहा और आप नहीं मिले। आपने परसों भी मुझसे बात की है, आपने कल भी मुझसे बात की है, मैंने आपके सामने सारी बातें रखी। देखिए बुखारी साहब ये बात मत करें, देखें आप बड़े हैं, आपकी इज्जत करते हैं, देखें आपकी हम इज्जत करते हैं। आपको मैंने सारी चीजें डिफाइन बता दी हैं, आपको मैंने एक चीज क्लियर की है। आप मेरी बात सुन लें। सबसे राब्ता भी कर रहे हैं और उसके बाद आप टीवी पे ये कह रहे हैं कि कोई राब्ता करने को तैयार नहीं है और आप आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं। मैंने कल भी आपको बताया, मैंने परसों भी आपको बताया कि देखिए इस तरह ना करें,
मैं आपसे पूछता हूं कि इस वक्त अगर हम लोग फैसला कर रहे हैं कोरोना की चेन को ब्रेक करने के लिए, कोरोना की वबा से अपने लोगों को बचाने के लिए, तो ये बताएं कि अचानक बगैर किसी प्लानिंग के अगर ट्रांसपोर्ट खोल दी जाएगी तो वो क्या कोरोना बम के मुतरादिफ नहीं होगी? किसी को क्या पता होगा कि कौन कंटेमिनेटेड है, कि कोई इफेक्टेड है, कौन नहीं है? आपने बसेस ऐसे ही खोल दी, आपके पास कुछ है नहीं। क्या आप इस चीज की अश्योरेंस, बुखारी साहब देखें, आप इस राइटिंग में मुझे अश्योरेंस देखें, आप लोगों ने सब ने एक्सेप्ट किया है, आप सब लोगों ने कहा है, हमने आपकी बातें भी रखी हैं कि जो मोस्ट लीनियंट एसओपीज हो सकती हैं हम कर सकते हैं, कि मास्क आप करें, आप सैनिटाइजिंग करें, आप डिसइंफेक्टेंट लगाएं। हमने और कोई पंजाब की तरह या केपीके की तरह, बलोचिस्तान की तरह कोई एसओपीज में सख्ती नहीं की। जो वहां पे झगड़े हो रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे ऐसी कोई आर्ग्यूमेंट नहीं आई है। लेकिन क्या आप अचानक बगैर किसी प्लानिंग के अगर 5-10-15 गाड़ियां रोड पे ले आएंगे तो ये क्या होगा? अच्छा, देखिए बुखारी साहब की बात सुन लें। दिस इज रॉन्ग। ये मेरी बात भी तो सुने, ये आपने गलत बात की है। आप पहले ये क्लियर करें इस चैनल पे कि क्या आपसे कल मेरी बात नहीं हुई? बात करूं, क्या आपने परसों मुझसे बात नहीं की? क्या उससे एक दिन पहले आपकी मेरे से आप मेरी बात का जवाब भी लें। सब इसका जवाब ले लेते हैं। आप जवाब भी तो नहीं मेरी बात का। अपनी जगह पे मुझे सिर्फ एक बात इनसे पूछनी है, इनकी रिस्पेक्ट करते हैं सब लोग, इनसे मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूं। दिस इज रॉन्ग। वैसे साहब ये एक गलत बात है कि ये इल्जाम लगाया जा रहा है कि कोई बात करने को तैयार नहीं है, जबकि सारी एसोसिएशन वाले कल भी मुझसे मिलके गए। अगर इनसे मेरी फोन पे बात हुई है, परसों इनसे मेरी फोन पे बात हुई है, डे बिफोर यस्टरडे इनसे बात हुई है। आप जो फरमा रहे हैं अगर दुरुस्त है, बुखारी साहब इसकी तस्दीक कर यार भाई मुझे बात तो करने दें। ये चुप हूं तो मैं बात करूं जी। अब ये अल्लाह भला करे, आप इनको बताएं ना, इनको बताएं कि मुझे उन्होंने कहा है आप अवैस कादर बेटा जरा आप मेरी बात सुनिएगा। जिस चैनल वाले ने कहा है कि हमसे बात नहीं करते, राब्ता नहीं हुआ, वो झूठा है, खुदा का लानती है। मैंने अवैस कादर, अभी मैंने उसामा गाजी को कहा है कि कल मुझे अवैस कादर ने फ़ोन किया है, इस तरह बलोचिस्तान का हवाला दिया है। अवैस कादर मैंने आपसे कहा, अपना उसामा गाजी मैंने आपसे कहा या नहीं कहा? मैंने आपको अभी बताया, लाइव प्रोग्राम अभी चल रहा है, आपने शुरू में बात कही। जी बिल्कुल उसामा साहब, मैंने तो चैनल का नाम ले लिया, मैंने तो चैनल का नाम ले लिया, और मैं आखिर क्यों चाहूंगा, मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रही है कि आखिर सिंध गवर्नमेंट ये क्यों चाहेगी? आप मेरे ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं। मैं आपके बाप की जगह मैंने तो आपको नाम दे दिया। मैं इल्जाम नहीं लगा रहा हूँ बुखारी साहब, मैं तो आपको नाम दे रहा हूँ कि समा टीवी पे अभी थोड़ी देर, आधा घंटा पहले उन्होंने कहा है, तो आप उनसे पूछ लें। उन्होंने तो ऑन रिकॉर्ड कहा ना। नहीं देखिए, मैं तो ये तकाजा आपसे करूंगा। चलो असल बात बता दी है। वैसा नहीं उसामा, मैंने तो नाम ले लिया है, मैं तो नाम लेके बता रहा हूँ, मैं छुपा थोड़ी रहा हूँ। ये तो आपका काम है कि आप उनसे हो जाता है जी। ये झूठे हैं, वो झूठे हैं उसामा, वो झूठे हैं। ये भी हो सकता है कि बुखारी साहब जिस तरह कह रहे हैं जी हुकूमत हमारी बात नहीं सुन रही, तो उन्होंने ये लगा, उनको ये लगा होगा कि हुकूमत हमसे राब्ता ही नहीं कर रही। उनका मतलब है कि हमारी बात यह है कि जल्द से खोला जाए। उसामा, मैंने 1 मिनट में अभी सारी चीजें क्लियर कर देनी है। हुकूमत क्या बात नहीं सुन रही? किसी सूबे ने ट्रांसपोर्टर्स को इतना रिलीफ नहीं दिया जितना सूबा सिंध ने दिया है। इनको खुद को भी पता है, वो पेपर्स हमने दे दिए हैं सबको। कि हमारे रूट परमिट फीस में, फिटनेस फीस में और जुर्मानों में 100% हमने छूट दी है। ये 4-5 महीने में जितने भी वो टैक्सेस होते हैं, हमने एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट को ये लिख दिया। इंशाल्लाह वो भी वो भी कैबिनेट में फाइल आ जाएगा, वो भी सिंध गवर्नमेंट रिलीफ दे रही है। ये आपने पंजाब के, चलिए अच्छी बात है, मगर आप दुरुस्त कह रहे होंगे, ये बात मानी है कि जितना सिंध, लेकिन ये सारा फायदा जो है ये ड्राइवर, कंडक्टर और जो बाकी मजदूर तबका उसको ट्रांसपोर्ट से जुड़े उन लोगों को नहीं होगा। सारा जो मालिकान है उनको इसका फायदा होगा, उनको भी जरूरत है। बुखारी साहब और वैस शाह साहब, मुझे इजाजत दे, 1 मिनट सिर्फ 1 मिनट मुझे दें। डॉक्टर जावेद अकरम साहब पाकिस्तान के बहुत बड़े डॉक्टर, बड़ा नामवर हमारे साथ शख्सियत हैं। डॉक्टर जावेद अकरम साहब, आप इन चीज़ों को देख रहे हैं। मैं बहुत माजरत चाहता हूं कि आपको इतना इंतज़ार करवाना पड़ा। आप मेरे बड़े हैं, आपसे वैसे भी ताल्लुक़ है, मैं बहुत माफ़ी चाहता हूं। ये बताएं कि क्या होना चाहिए? क्या ये मुमकिन है कि ट्रांसपोर्ट खोली जा सके? जिस तरह हम केसेस बढ़ते देख रहे हैं, अगर ये मास्क, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल किया जाता है। मसला असल जो ज़्यादा आ रहा है वो है सीट का, कि हुकूमत कहती है एक सीट छोड़कर एक सीट पर बिठाया जाए। ट्रांसपोर्टर कहते हैं कि जी इस तरह तो हम नुकसान में जाएंगे, कैसे हो सकता है? 40 कैपेसिटी 20 लोग बिठाएंगे, या तो फिर किराया इनको डबल करने की इजाज़त देनी पड़ेगी। इस पर आप क्या कहते हैं डॉक्टर साहब?
देखिए उसामा, जैसे आप अभी सुन रहे थे हमारे दो भाइयों की गुफ्तगू, मैं कि देखें यही वजह है एट द डे जो के होने वाले हैं ये सीरियसली नहीं ले रहे, क्योंकि मैं समझता हूँ जब तक कि एक पाकिस्तान है, वन नेशन वन नहीं होगी हमारी, तो ये नहीं रखेगा। आपने असेंबली में भी देखा कि हुआ फॉर्चुनेटली कि जो मकसद था उसका बुलाने का सेशन वो भी पूरा नहीं हो सका, और वहाँ पॉइंट होती रही यूनियंस की और नुमाइंदों की। अनफॉर्चुनेटली मैं ये समझता हूँ कि जो भी होना चाहिए वो पूरे पाकिस्तान में सेम इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए। ये बलोची ज़िंदगी भी उतनी कीमती है, सिंधी भी जितनी पंजाबी है, जितनी KPK की है। और मैं ये समझता हूँ कि ये प्लीज़ सबसे पहले अलाइनमेंट लीडरशिप की बहुत ज़रूरी है, जो मैंने और आपने नहीं करनी, हमारे लीडर्स ने करनी है। और खुदारा इस वक्त वी शुड राइज अबव द डिफरेंसेस, और इस वक्त ज़िंदगियों का सवाल है तो वी शुड ऑल बी यूनिफाइड। मैं एग्री करता हूँ कि ट्रांसपोर्ट किया ज़िंदगी भी खोलनी चाहिए, लेकिन उसकी अप्रोच सही होनी चाहिए। और चाहे सीटें कम करनी पड़ रही हैं, बिल्कुल सही है, सैनिटाइज़र्स बिल्कुल सही है, और मास्क के बगैर किसी को नहीं बैठाना चाहिए। देखें ये चीज़ें इम्प्लीमेंट करके ज़रूर ज़िंदगी नॉर्मलिटी की तरफ आनी चाहिए विद सब मॉडिफिकेशंस। मैं तो समझता हूँ कि कॉलेजेस स्कूल सबसे पहले खुलने चाहिए, जिस पे हमने सेक्रीफाइस किया हुआ एजुकेशन पे। एजुकेशन के बगैर तो कुछ समझ ही नहीं आनी इस मुल्क को, हम बहुत पीछे रह जाएंगे। चाहे ऑनलाइन भी है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हमें उस तरफ भी जाना चाहिए। चाहे हम सोशल डिस्टेंसिंग पूरी करके जाएं, पूरा मास्क पहने, उसके बगैर तो अब सोशली सिर्फ आपके प्रोग्राम के लिए उतारा है, ये मास्क पड़ा है। हम सोच ही नहीं सकते कि घर से निकलें मास्क के बगैर निकलें, ये तो एक जुर्म होगा लोगों के लिए भी और मेरे अपने लिए भी। तो इसलिए मैं समझ रहा हूँ कि हमें ये कल्चर लाना चाहिए कि मास्क फॉर एवरीवन, और गवर्नमेंट्स को और ट्रांसपोर्टर्स के पास मास्क होने चाहिए। अगर कोई पैसेंजर आ जाता है और इमरजेंसी है तो उसको मास्क पहनाएं और 2 ड्रॉप सैनिटाइज़र के दे दें। ठीक है, देखें पहले ये तो कर लेना, जब ये हो जाएगा तो अल्लाह बीमारी तर कंट्रोल हो जाएगी तो फिर सीटें ज़्यादा भी लग सकती हैं, लेकिन इनिशियली तो करें। अगर थोड़ा बहुत नुकसान भी हो रहा है तो कोई मसला नहीं है, गवर्नमेंट इनको छूट दे दे टोल टैक्सेस में और बाकी टैक्सेस में ज़रूर दे। यही तरीका है, मेरा तो ख्याल है। जी वो कर रही है। मुझे एक चीज़ डॉक्टर साहब की कंक्लूड, डॉक्टर साहब बड़ी खूबसूरत बात आपने की। अच्छा मैं जी अवैस शाह साहब, मैं एक चीज अर्ज कर दूं कि मैंने भी बयान देखा है हुकूमत की तरफ से लॉकडाउन सख्त करने का कोई इरादा नहीं है। हेलो जी अवैस साहब। जी डॉक्टर साहब की बहुत एक अच्छी बात थी कि डॉक्टर साहब ने कहा कि सबको अलाइन होना चाहिए। मैं बात कंक्लूड करूं कि नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी में जितने फैसले किए गए उस पे अगर सिंध के एतराजात भी थे, लेकिन सिंध गवर्नमेंट ने फिर भी नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी की जो बातें थी वो मानी और इम्प्लीमेंट करवाने की कोशिश की। लेकिन ट्रांसपोर्ट के हवाले से जब खुद वजीर आजम पाकिस्तान नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी में कहते हैं, मैं उस मीटिंग में बैठा था, उसमें उन्होंने खुद कहा कि चारों सूबों के रिप्रेजेंटेटिव मिलके एक प्लान ले आएं ताकि पूरे मुल्क में यकसा एक डेट पे और इस सेम SOPs के साथ ट्रांसपोर्ट स्टार्ट की जाए। अच्छा, उस मीटिंग में वजीर आजम साहब ये बात करते हैं, उसके बाद ना सिंध गवर्नमेंट को एतमाद में लिया जाता है, ना बताया जाता है, ना पूछा जाता है। 3 दिन के बाद एक स्पीच होती है, उसमें ख्वाहिश का इजहार होता है और ट्रांसपोर्ट खुल जाती है और झगड़े शुरू हो जाते हैं। देखिए, हम नहीं चाहते कि कोई भी ऐसा आगे चल के बात खराब हो। ये एक नेशनल कॉज है, हम काम करना चाहते हैं, हम काम कर रहे हैं। हम जिस डायरेक्शन में काम कर रहे हैं ये सारे दुनिया को पता है, पूरे मुल्क को पता है। चले किसी को पसंद आता है नहीं आता, कोई हम पे क्रिटिसाइज करता है, करता रहे, हम नहीं चाहते। लेकिन फिर भी अगर हम कोई भी इकदाम उठाएंगे तो हमारी अवलीन तरजीह ये होगी, जिस तरह डॉक्टर साहब ने कहा कि हमारी लाइफ स्टाइल को चेंज करना पड़ेगा, बिल्कुल चेंज करना पड़ेगा। लेकिन हमें ये अश्योरेंसेस तो चाहिए कि कम से कम अगर हम कोई सेक्टर खोल रहे हैं तो उससे ज्यादा वायरस फैलेगा तो नहीं। लॉकडाउन आपने नरम करके देख लिया, पिछले 2 हफ्ते से आप देखें कि केसेस किस तरह इंक्रीज हो रहे हैं, और दुनिया में हर उस मुल्क में लॉकडाउन उस वक्त उसमें नरमी की गई जब उनके केसेस नीचे आ रहे थे, ग्राफ नीचे आ रहा था, और हमने उस वक्त नरमी की जब हमारे केसेस और ऊपर जा रहे हैं और रोजाना जो डेथ टोल है वो बढ़ता जा रहा है। अब इन चीजों को हमें बहुत सेंसिटिविटी से देखना पड़ेगा, इन पे जो भी डिसीजंस लेने चाहिए बहुत सेंसिटिव। मुझे आप बात करने का मौका दीजिएगा। अच्छा उसामा बेटे, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है। बुखारी साहब 10 सेकंड है, चलें आप बुजुर्ग हैं, बुखारी साहब 10 सेकंड। अच्छा ठीक जी, बुखारी साहब फरमाइए। आप अगर अवैस कादर शाह साहब सुन रहे हैं, आप उनको सुनाएं
वो लैंड में है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको कहा है कि 26 तारीख को नासिर हुसैन शाह साहब से बात हुई, अवैस कादर शाह साहब से बात हुई, सईद गनी से बात हुई। फिर मैंने आपसे कहा कल जो मुझे सुबह 10 बजे अवैस कादर शाह साहब ने कहा बलूचिस्तान के मतलब बात की, मैंने कहा नहीं हम हैंड टू माउथ हैं। इन्होंने कहा 4 बजे मैं आपको जवाब दूंगा। कल 4 बजे के बाद हमारी बात नहीं हुई। इसके अलावा अगर कोई टीवी चैनल, मैंने वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी यही कहा है, अगर मैंने बोला है कहीं भी और इनको मैंने नहीं सुने, ये वो मिनिस्टर है, मुझे नासिर हुसैन साहब ने बताया कि ये भरपूर कोशिश कर रहे हैं लेकिन चीफ मिनिस्टर साहब नहीं मान रहे। जो सच है वो ये है, ये स्ट्रगलिंग फॉर एवर, हमेशा सो मेनी डेज ये इतने दिनों से कोशिश कर रहे हैं। आई एम सेटिस्फाइड बाई अवैस कादर शाह, लेकिन चीफ मिनिस्टर जो है वो नहीं मान रहे। तो क्या करें, भूखे मरें फिर? ये सुन रहे हैं अवैस कादर शाह। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया इरशाद बुखारी साहब जी। बहुत का सदर कराची ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद इरशाद बुखारी साहब और अवैस शाह साहब वज़ीर ट्रांसपोर्ट सिंध, आपने हमें ज्वाइन किया। डॉक्टर जावेद अकरम साहब हमारे साथ हैं। डॉक्टर जावेद अकरम साहब, ये बताएं कि ये जो केसेस मुसलसल बढ़ रहे हैं इसकी क्या वजह है? हम तो समझ रहे थे कि शायद ये अब पीक आ चुकी है या बस ये मई का एंड या जून का शुरू, अब वो वक्त आ गया है, लेकिन ये तो केसेस बढ़ रहे हैं, हलाकतें बढ़ रही हैं, ये ऐसा क्यों है? देखिए उसामा, ये तो कभी भी प्रिडिक्ट हमने नहीं किया था कि पीक कब आएगी। ये तो हमारे लोकल ट्रांसमिशन पे डिपेंड करता है। और जब लोकल बढ़ गई और ये जो इस फॉर्चुनेटली बहुत स्टीप पीक आ रही है जो बड़ी डेंजरस भी है, जैसे आपने पहले भी बताया, वो उसके समरात हैं जो हम SOPs को जो ताजर हमारी तंजीमों ने कहा कि दे विल इंश्योर द इम्प्लीमेंटेशन ईद से पहले, रमज़ान के आखिरी हफ्ते में। और उस वक्त हमें ख़ुद डर लग रहा था आपके कैमरास के ज़रिए देखने में कि जब जो हालात हो रहे थे, जो आइसक्रीम की दुकानें और टिक्का कबाब की दुकानें और जो शॉपिंग, कोई फ़र्क नहीं था। फिर आज इस दफ़ा हमारे बच्चे कपड़ा लेते। ये तो छोटे छोटे सेक्रीफाइस हैं। अगर किसी की ज़िंदगी बचती है और अपनी भी बचती है, फैमिली की भी, तो ये तो हमें करने चाहिए थे। चलें, वो तो अब जो हो गया हो गया। अब इस वक्त तो मेरा ख्याल है कि इस वक्त तो इट शुड बी ए क्राइम और जज़ा और सज़ा का निज़ाम होना चाहिए कि कोई भी आपको मास्क के बगैर, सोशल डिस्टेंसिंग के बगैर, क्योंकि सबल दिया है और प्राइम मिनिस्टर साहब ने बोला तो उन्होंने दी इसकी ओनरशिप आवाम को, आवाम ने ली नहीं। आवाम इसी में लगे रहे कि जी है ही नहीं कोरोना, ये तो कोई फंड लेने का चक्कर है गवर्नमेंट का, कोई इस किस्म का मामलात रहे। अब कुछ थोड़ा सा उनको यकीन आना शुरू हुआ है कि इस नामी कोई चीज़ है। तो ये मिसपरसेप्शन बहुत ज़्यादा थे और वही बात है कि हमारे क्योंकि लीडरशिप में अलाइनमेंट नहीं थी और हमारी पॉपुलेशन बहुत वल्नरेबल है बिकॉज ऑफ द लेस एजुकेशन, कि वो सजेस्टेबिलिटी, दारू दरूद उस तरफ बहुत चले जाते हैं हम लोग। तो इसलिए वो तो बिल्कुल हर बंदे ने अपना चूरन बेचना चाहा, तो वो फिर उस कन्फ्यूजन में अनफॉर्चुनेटली जो डिस्टॉर्टेड किस्म की अप्रोच मिली आवाम को, उन्होंने फिर अपनी मर्ज़ी की। दैट इज़ आई थिंक दी बॉटम लाइन। लेकिन अब इस वक्त मेरा ख्याल है कि इस वक्त तमाम पार्टीज़ को, तमाम स्टेक होल्डर्स को, तमाम प्रोविंशियल एंड फेडरल गवर्नमेंट्स को बैठना चाहिए और उनको एक ही लाहा अमल, ये हो नहीं सकता कि आप एक प्रोविंस में ट्रांसपोर्ट नहीं खेलें दूसरी में खोल दें। वो तो फिर यही कुछ होगा जो अभी आपके प्रोग्राम पे हो रहा था। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि इट शुड बी ए यूनिफाइड पॉलिसी ऑल ओवर पाकिस्तान, जो भी होने। चले, बहुत शुक्रिया डॉक्टर जावेद अकरम सर। आपने कहा है कि ये लाजमी करार दे देना चाहिए, हमें मास्क और एहतियाती तदाबीर और जज़ा और सज़ा का होना चाहिए। कई मुल्कों में हो गया है, जो एहतियाती तदाबीर अमल नहीं करता उनको सज़ा दी जा रही है, जुर्माने हैं, जेल तक। तो पाकिस्तान में भी करना होगा, वरना जिस तरह हम देख रहे हैं केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं, ये सिलसिला रुकना मुश्किल हो जाएगा खुदा न खास्ता। ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद मिलते हैं। बहुत बड़ा खतरा जिससे दुनिया हिल के रह गई है। जहाँ जहाँ ये हमला कर रही है टिड्डी दल, और अफ्रीका के ममालिक में इसने बड़ी तबाही मचाई है। अब पाकिस्तान में भी शदीद खतरा है। NDMA कह रहा है कि 154 अजला में से, पाकिस्तान के 154 अजला में से 61 अजला में इसने नुकसान पहुँचाना शुरू कर दिया है। और अभी
जून और जुलाई में ख़तरा ये है कि ये मज़ीद हमले होंगे इसके, अभी पाकिस्तान में और इन्होंने दाखिल होना है इस कीड़े ने। और इस कदर ख़तरनाक है ये कि लोग बेबस नज़र आ रहे हैं, किसान इस पर परेशान नज़र आ रहे हैं और ऐसे लग रहा है कि इंतज़ामात नाकाफ़ी हैं, स्प्रे की ज़रूरत है। वरना पाकिस्तान जैसा मुल्क जो गरीब मुल्क है, कम से कम अपनी खुराक तो बना रहा है, अगर इसके हमले को नाकाम ना बनाया गया, टिड्डी दल के हमले को, तो खुदा न खास्ता पाकिस्तान में खुराक का बहरान आ सकता है। अभी तो हम इस बारे में परेशान होते हैं जी, चीनी की कीमत बढ़ गई, चावल की कीमत बढ़ गई, आटे की कीमत, अभी हाल ही में आटे की कीमत और बढ़ गई, लेकिन कहीं ये बहरान पैदा हो गया तो ये मिलना मुश्किल हो जाएंगी चीज़ें और किसानों का कितना नुकसान होगा। पहले ही लोग परेशान हैं ये कोरोना की वबा से। इसी बारे में हम बात करेंगे। लाड़काना से हमारे साथ इरशाद पठान, हमारे शिराज पठान, हमारे नुमाइंदे बोल न्यूज़ के शिराज पठान ने हमें ज्वाइन किया लाड़काना से। शिराज, क्या सूरत हाल है? अब तक कहा जा रहा है कि सिंध सबसे ज़्यादा मुतासर होने का खदशा है। और आबादगारों का इस्तेहसाल जो है मामूल बना हुआ है। कभी जो है आपने जो ज़रई मुल्क पाकिस्तान है वहाँ पर नाकिस ज़रई पॉलिसीज़ के बायस जो है वो साल से किसानों और आबादगारों का इस्तेहसाल जो है मामूल बना हुआ है। कभी जो है आपने गंदम स्कैंडल देखा, कभी चीनी स्कैंडल देखा, कभी जो है उनकी फसलें नहीं ली जाती, कभी उनको नर्क सही नहीं दी जाते, और अब जो है टिड्डी दल का हमला चौथी 5 का नाम ये हमला मई में पहला हमला हुआ, तब कोई खातिर ख्वाह इकदाम जो है एग्रीकल्चर एक्सटेंशन है उसके पास कोई ऐसे आलात ही मौजूद नहीं है। एक जो है ड्राइवर और एक जो है स्प्रे करने वाला बंदा बताया जा रहा है। 9 लाख एकड़ ज़रई ज़मीन जो है वो लाड़काना डिवीज़न में जो है उस पर काश्त की जा रही है, फसल चावलों की, उसका जो है बीज बोया जा रहा है। ये बताया जा रहा है कि मल्टीपल हो चुकी हैं ये टिड्डी दल जो है। अब जून में शायद पहले अगर इकदाम किए जाते तो शायद कुछ हो सकता। बोर्ड के जो चेयरमैन है लाड़काना के एडवोकेट इरफान जतोई साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे, कितना अलमिया है ये? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जैसे ये पिछले साल मई में ये टिड्डी दल जो है जहाँ सिंध में नज़र आई तो हमने गवर्नमेंट को, हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने नोटिस लिया और गवर्नमेंट ने करने के किया कि ये माइग्रेट कर जाएगी, ईरान चली जाएगी, इंडिया चली जाएगी और ये यहाँ से चली। कुछ टाइम के लिए तो ये हुआ, 1-2 महीने में चली गई वो, लेकिन अब कुछ महीनों के बाद हुआ ये है कि जो वहाँ उस टाइम पे अगर सही तरीका किया जाता, उसका बंदोबस्त किया जाता तो ये ख़त्म हो जाती। लेकिन उनको कोई सीरियसनेस गवर्नमेंट की तरफ गवर्नमेंट वो नहीं दिखाई गई। सर, अब तक किस किस फसल को लाड़काना में नुकसान पहुंचाया जा चुका है, कितना नुकसान हो चुका है? जी देखें, यहाँ पे जो है लाड़काना डिवीजन में 9 लाख एकड़ पे चावल की फसल, और चावल मेजर क्रॉप है यहाँ पे। अगर टिड्डी दल का अभी से बंदोबस्त नहीं किया गया तो ये चावल की फसल अब भी हम यहाँ पे बीज लगाना हमने शुरू किया है। ये 20-25 दिन बीज यहाँ पे खड़ा होता है। अगर उस बीज में ये टिड्डी दल हमला करता है, जो भी हमें इंस्ट्रक्शन एग्रीकल्चर वालों की तरफ से दी गई है कि अगर हमला हो आप सीड इस तरह बचाएं, खुदा न खासा बड़ा हमला होता है, जो वापस अब आई हैं वो हज़ारों, अब उनकी ब्रीडिंग हुई है वो लाखों में वापस आई। हमारा खत्म हो गया तो ये तो कहत का सिलसिला हो जाएगा। बिल्कुल शिराज, ये जिस तरह बात कर रहे हैं यही चीज मैं चाह रहा हूँ कि हम फैसलाबाद में भी देखें कि वहाँ क्या सूरत हाल। फैसलाबाद पाकिस्तान का एक और बड़ा शहर है और इर्द गिर्द बहुत देहात है। खावर बास हमें ज्वाइन करें फैसलाबाद से। खावर, क्या सूरत हाल है फैसलाबाद में? जिस तरह अभी वहाँ बात हो रही है लाड़काना में कि जी चावल की फसल को बड़ा नुकसान हो सकता है, पाकिस्तान की एक अहम फसल है, पाकिस्तान इसको एक्सपोर्ट भी करता है, पाकिस्तानी इसको इस्तेमाल करते हैं खुराक के तौर पर। फैसलाबाद में क्या हालात हैं? उसामा साहब, देखिए, फैसलाबाद को वैसे तो कहा जाता है कि ये सिटी ऑफ टेक्सटाइल है, मगर आप जब इसके मैले वकूँ के हवाले से बात करते हैं तो फैसलाबाद के बिल्कुल सराउंडिंग में जो इलाके हैं वो तमाम के तमाम इलाके ज़रई इलाके हैं। जिस तरह से चिन्योट है, यहाँ से दरिया बहता है और वही दरिया जो है वो जंग से गुजरता है, जंग के साथ टोबा आ जाता है, टोबा टेक सिंह के साथ जो जनूबी पंजाब के इलाके शुरू हो जाते हैं। NDMA की रिपोर्ट के मुताबिक फैसलाबाद के समेत जो है वो पंजाब के 12 अजला ऐसे हैं जहाँ पर टिड्डी दल ने हमला किया, और यही टिड्डी दल यहाँ पर जो है 2 से ढाई महीने पहले आई थी, जिसके
बायस जो है टिड्डी दल ने डिजकोट का इलाका, समंदरी का इलाका, तांदलियां वाला का इलाका, जड़ावाला का इलाका जो है मुतासिर किया था। तब भी जो मजदूर किसान थे उन्होंने अपनी मदद आपके तहत टिड्डी दल को यहाँ से भगाया था। और अब भी सूरत हाल हमें यही नजर आ रही है फैसलाबाद में और इसके सराउंडिंग में। इस वक्त जो है वो गंदम की कटाई तो हो चुकी है, कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पर गंदम की कटाई होना भी बाकी है, मगर दूसरी जानिब कपास की फसल जो कि बहुत अहम फसल होती है, अब कपास की फसलें खड़ी हैं। कपास की फसल से ही जो है आगे जाकर कॉटन बननी होती है, जिसके हवाले से पाकिस्तान पूरी दुनिया में अपना कपड़ा एक्सपोर्ट करता है। फैसलाबाद टेक्सटाइल सिटी कहलाता है, उसको शदीद नुकसान पहुंचने का खतरा लाहक है। मगर इंतजामी अमूर के हवाले से बात की जाए तो हुकूमती सतह पे हमें टिड्डी दल के हवाले से अभी फैसलाबाद में किसी किस्म के कोई इंतजाम दिखाई नहीं देते हैं। जब हमारी इसी हवाले से मजदूर किसानों से गुफ्तगू हुई है तो उनका कहना है कि हमने अपने ताई जो है वो मुख्तलिफ कमेटियां बना रखी हैं और उन कमेटियों का जिम्मा हमने लगा रखा है कि अगर टिड्डी दल आता है तो उसके साथ अगर हम उस पे स्प्रे करते हैं तो बहुत ज्यादा मौजूदा हालात में खतरात। खबर ये तो बड़ी खतरनाक सूरत हाल है कि किसान बस जो करे खुद करे। इसी बारे में हम बात कर लेते हैं। खबर साथ रहे, सेक्रेटरी जनरल किसान इत्तेहाद मोहम्मद उमैर मसूद साहब ने हमें ज्वाइन किया है। उमैर मसूद साहब, किसान क्या कर सकता है अगर हुकूमत की तरफ से, अगर जाहिर है मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी किसान, आप सब मिलके जहाज़ों का इंतजाम कर सकते हैं, स्प्रे किया जाए। सबसे बेहतर तरीका तो जितना मैं पढ़ सका हूँ मुझे तो यही लगा है, ये इस तरह कोई ढोल बजा देने से या किसान इंडिविजुअली कोई कर रहा है अपने खेत से निकाल लेगा, वो कहाँ चला, अगले खेत खा जाएंगे वो। तो क्या आपको लग रहा है हुकूमत से कोई बात हुई आपकी इस बारे में? सर देखिए, इसमें पहले नंबर पे तो ये है कि जब इसका पहला अटैक आया था फरवरी में, उस वक्त ही हमें इसे कंट्रोल करना चाहिए था। उस वक्त ये हुआ कि इसने टेम्परेचर लो होने की वजह से फसलों को नुकसान कम किया और जिस तरह टेम्परेचर बढ़ा उस तरह ये से आगे नुकसान ज़्यादा होता गया। और अभी इसका ये सेकंड फेज़ था, अब इसका थर्ड फेज़ शुरू हो गया है। उसमें अब देखने में ये आ रहा है कि अब इसने दरख्तों को भी खाना शुरू कर दिया। अब पहले तो सिर्फ ये खा रहा था छोटी फसलों को, जो कपास थी, मकई थी, चावल थी, छोटी फसलें यानी जिनकी अभी एज कम थी। लेकिन अब तो देखने में ये आ रहा है कि मकई की जो कंप्लीट फसल है उसको भी खा रहा है, दरख्तों को खा रहा है। और खुदा न खास्ता ये जो सूरत हाल हम देख रहे हैं इस टाइम, वो तो इंतहाई तबाही की तरफ जा रही है। हुकूमत अभी तक कुछ भी करने के काबिल नहीं हुई। ये कोरोना वाली सिचुएशन है कि एक दफ़ा जब एंटर हो रहा है तो हमने उसे कंट्रोल नहीं किया और अब जो नेक्स्ट फेज़ आएगा तो जिस तरह इसको कुछ खाने को नहीं मिलेगा, ये मज़ीद इसका ये हमारे दरख्तों को, बाकी फसलों को, जो चीज़ें हैं सबको ये खा जाएगा। और दूसरी बात जो कंट्रोल की है जहाँ तक, तो बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि महकमा ज़राअत के 1-2 ऑफिसर हाथ में मशीन लेके और स्प्रे करते फिरते हैं। यहाँ पे तो इनकी तादाद करोड़ों में है, 1 या 2 बंदे या 4 बंदे एक तहसील में वो क्या करेंगे। और दूसरी बात जो है इसमें अहम कि कुछ एक जहाज शायद इन्होंने लगाया है और इसके अलावा कोई बाहर से तुर्की से भी हमने सुना है कि जी डोनेशन आया है, उन्होंने भी इसका पेस्टिसाइड भिजवाया है। तो ये चलें और कुछ नहीं कर सकते, कम से कम किसानों को मशीनें प्रोवाइड करें। हम तो बिल्कुल बेबस हो चुके हैं अभी कि कुछ भी नहीं कर सकते। महकमा ज़राअत एक तहसील में कितने लोग हैं, 3-4 फील्ड के लोग होंगे, तो ये तो करोड़ों की तादाद में और मुख्तलिफ ग्रुप्स की शक्ल में आता है। यानी एक ही टाइम में कोई 20-25 देहातों में आ गया और उस पे तो ये पहुंच भी नहीं सकते। इसलिए ये सूरत हाल कोरोना से भी मैं ये समझता हूँ कि ज़्यादा खतरनाक है कि अभी तो इन्होंने दरख्तों को खाना शुरू कर दिया और ये अगर इनकी जिस तरह ब्रीडिंग हो रही है, इनकी एग्स जो है ये 50 से 60 अंडे। ठीक है। अच्छा शिराज, ये बताएं कि जिस तरह अभी उमैर मसूद साहब कह रहे हैं कि महकमा ज़राअत की कोशिशें नाकाफ़ी हैं, तो किसानों को क्या बताया जा रहा है कि किस तरह से इंतजाम किए गए हैं? अभी जो वज़ीर तहफ़्फ़ुज़ खुराक हैं फ़खर इमाम साहब, उन्होंने तो कहा कि जी इंतजाम हमने किए हुए हैं, घबराने की कोई बात नहीं है। तो फिर वो क्या इंतजाम हैं जो या किसानों को कोई मशीन्स देने का सोच रहे हैं, या को बताया जा रहा है कि अच्छा जी जहाज़ों का इंतजाम हम कर रहे हैं कि पूरे इलाके में स्प्रे कर जाएंगे, क्योंकि इस तरह तो इंडिविजुअली बड़ा मुश्किल हो जाएगा। उसामा, जो आबादकार हैं यहाँ पे तंजीमें, उनका तो यही कहना है कि हमें जो है वो जहाज़ों के जरिए
यहाँ पे 9 लाख एकड़ ज़रई रकबे पर जो है वो चावल की फसल का बीज बोया जा रहा है। तो यहाँ पर जो है उनका तो यही मुतालबा है कि यहाँ पर जहाज़ों के ज़रिए उन एरियाज़ में जहाँ पर फसल अब जो है वो बोई जाएगी या खड़ी होगी वहाँ पर इस पे पहले से करवाया जाए, क्योंकि बाद में जो है फिर बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। और फिर जो साल से इस्तेहसाल होता आया है किसानों का, तो फिर इस बार तो जो ज़राअत है जो समझी जाती है रीढ़ की हड्डी को मुकम्मल तौर पर जो है वो टूटने का भी खदशा हो गया है। का तो यही है कि एक्सटेंशन है कि उनकी जानिब से उनको ये कहा गया कि अपनी फसलों में जो है आप कुछ ऐसी चीज़ें जो है कांटेदार रख दें फसलों के ऊपर ताकि टिड्डी जो है वो उसके अंदर ना आ सके। इसके अलावा उनके पास और कोई हल नहीं है, ना किसान के पास इतना सरमाया है कि वो अब जो है वो ऐसी दवाइयाँ ऐसी जो है वो अद्वियात खरीदे और अपनी जो है फसलों पर खुद करे, क्योंकि ये तो हुकूमत की भी एक जिम्मेदारी बनती है, उनका भी फर्ज बनता है कि जब एक ज़राअत का मुल्क है वहाँ पर जो है अगर ज़रई मुल्क में ऐसी आफत आन पड़ी है तो उनको किसानों की साथी बनना पड़ेगा और उनको ही सारे इकदाम करने पड़ेंगे। लेकिन किसानों के इस वक्त जो है किसी किस्म की कोई जो है वो नहीं बताया जा रहा कि क्या करना चाहिए सिवाय इसके कि एक आध उनको जो है हल बता दिया गया है, जो कि भी बहुत मुश्किल नजर आता है। जी सही। अच्छा, खबर फैसलाबाद में क्या बताया जा रहा है महकमे की तरफ से, क्या किया जाए? कोई खास स्प्रे बता रहे हैं कि वो खुद से कर लें, अभी से करना शुरू कर दें जहां पर ये हमलावर है या जहां हमलावर हो सकता है तो उससे बचाव हो जाएगा? कुछ ऐसा बताया जा रहा है, या उसमें जिस तरह कहा जा रही है 50 अरब रुपए की सब्सिडी का दे रहे हैं किसानों को, उसमें से कुछ हिस्सा इसके लिए मिल रहा है? क्योंकि ये तो एक दिन में तबाह कर देती है फसल। उसामा साहब देखिए, मैंने जैसे आपको पहले बताया कि अभी तो किसानों का यही कहना है कि भी हम अपनी मदद आपके तहत ही मामलात को मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं। हुकूमती सतह पे किसी भी किस्म की कोई सपोर्ट या कोई राबता मौजूद नहीं है। इससे मैंने आपको बताया कि 2 महीने कबल जो है वो शदीद किस्म का यहाँ पे टिड्डी दल आया जिसने मुख्तलिफ फसलों को तबाह किया, तब भी किसान जो है वो अपनी मदद आपके तहत ही उन्होंने टिड्डी दल से मुकाबला किया। और दूसरी जानिब अगर किसानों की माली हैसियत की इस वक्त बात की जाए तो चूंकि ये आखिरी दिन होते हैं कटाई वगैरह के और किसान जो है वो बिल्कुल हैंड टू माउथ हो गए होते हैं और अपने जेब में जितना भी उनके पास जखीरा होता है वो उस फसल पे लगा चुके होते हैं और उस फसल के कट जाने के बाद ही या मुख्तलिफ जगहों पर फरोख्त होने के बाद ही उनके पास पैसे आना होते हैं। अभी तक तो उन्हें यह कहकर तसल्ली दी जा रही है कि हम रास्ते में ही रोकने की कोशिश कर रहे हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि जंग के साथ जितने भी मुल्तान और फैसलाबाद के दरमियान इलाके हैं वो तमाम इलाके जो है इस वक्त टिड्डी दल के ज़ेरे अताब हैं और वो गोल तेजी से बढ़ रहा है और इससे पहले भी आ चुका है। मगर हुकूमत जो है वो किसानों को यही बता रही है कि अभी यहाँ पर जो है वो शदीद खतरा लाहक नहीं है और अगर कोई किसी किस्म का होगा तो हम उसके लिए इंतजामात करेंगे। मगर किसानों का कहना है कि ये गुफ्तगू जो हुकूमत की जानिब से की जा रही है ये नाकाफी है, क्योंकि अभी तक इसके इंतजामात हो जाने चाहिए थे। जैसा मैंने आपको बताया कि फैसलाबाद और इसके सराउंडिंग में बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहां पर कपास की फसल खड़ी हुई है और कपास की जो फसल होती है उसी से आगे जाके कॉटन बनना होता है और एक्सपोर्ट में अहम किरदार अदा करती है। अगर उस फसल को खुदा न खास्ता कोई नुकसान पहुंचता है और कपास के फूल जो होते हैं वो निस्बतन नाजुक भी होते हैं, उनके खराब होने का, उनके तबाह होने का ज्यादा खदशा मौजूद होता है। लिहाजा किसान पहले ही लॉकडाउन से परेशान है, पहले ही बेरोजगारी से परेशान है। दूसरी जानिब जो स्प्रे की आप बात कर रहे हैं, जब गंदम की कटाइयां वगैरह होती हैं तो वैसे ही फिजा में जो है वो पोल्यूशन का लेवल बढ़ जाता है और उसके बाद किसानों का कहना है कि अगर मजीद ज्यादा स्प्रे किए जाएंगे, तेज स्प्रे, तो उससे ज्यादा जो है वो माहौलियाती आलूदगी भी फैलेगी। लिहाजा हुकूमत को चाहिए कि किसानों के साथ मिल बैठकर इस पर किसी किस्म का ऐसा लाहे अमल तय करेगी जिससे कम से कम नुकसान हो सके और टिड्डी दिल को भी किया जा सके। तक जो है वो किसान और किसानों के बच्चों ने अपना मशगला बना रखा है, टिड्डी दिल को पकड़ना शुरू कर दिया और उनका कहना है कि हम इसे मुख्तलिफ जगह पे फरोख्त करेंगे, ये किसी जो है वो खुराक वगैरह में, फीड वगैरह में इस्तेमाल हो सकती है। बहरहाल वो अपने आप को, अपने दिल को हौसला देने की कोशिश कर रहे हैं, मगर हुकूमत को जो है वो इस मामले पर जो है वो संजीदगी से सोचना होगा। उसामा जी सर, मैं कपास के उमर मसूद ये बताएं कि ये तो हमने ये तो पढ़ा है कि ये 200 किलोमीटर तक एक दिन में सफर कर लेता है ये कीड़ा। अब जिस तरह खबर बता रहे हैं कि जी अभी तो दूसरे शहर है, ये तो सूबों में चला जाएगा 1-2 दिन में। जी सर, ये एक गोल की शक्ल में, ग्रुप की शक्ल में, और वो ग्रुप जो है कई किलोमीटर तक फैला होता है और ये इस तरह होता है जैसे आसमान पे काले बादल आ गए हैं। ये इतनी बड़ी तादाद में इनका एक ग्रुप होता है और अभी तक जो कपास है उसको बहुत सारी जगह पे हम दोबारा काश्त कर चुके हैं। कपास, हजारों एकड़ कपास जो है ये खा गया एक दफा, हमने वो दोबारा काश्त की है, लेकिन गवर्नमेंट के पास ऐसी कोई स्टडी नहीं है, कोई इन्होंने उसका सर्वे नहीं बनाया कि जिन किसानों की एक दफ़ा फसल ख़त्म हो चुकी है वो दोबारा काश्त कर रहे हैं, अब फिर दोबारा एक नया अटैक आ रहा है।
तो ये खुदा ना खास्ता बहुत तबाही की तरफ हम जा रहे हैं, और कोई बंदा सीरियस इसको लेने के लिए तैयार नहीं है। ना ही सुना है कि जहाज आ रहे हैं वो हल क्या है? हल क्या है उमर मसूद साहब? सबसे बेहतरीन हल क्या है? सर सबसे बेहतरीन हल ये है, एक तो ये जहाज़ों से स्प्रे फौरन करवाया जाए, दूसरा फार्मर्स को भी स्प्रे मशीन्स और पेस्टिसाइड फराहम किया जाए ताकि वो फौरन स्प्रे, अभी बच्चे इसके निकलना शुरू हो गए हैं, और जी अभी स्प्रे जो इसके बच्चे निकल रहे हैं, ये गॉल जो है ग्रुप जो है आगे मूव कर जाता है, जबकि इसके बच्चे जो हैं वहीं पे रह जाते हैं। और ये जो है एक जो फीमेल है वो 50 से 60 अंडे एग्स देती है, तो वो इसकी लाइफ टोटल जो है 5 से 6 माह होती है एक जो इंसेक्ट है। तो ये जो इतनी तादाद में ये आने वाले टाइम में बढ़ जाएंगे, और जो अभी बाहर से आ रहे हैं, अभी दूसरे मुल्कों से जो आ रहे हैं, तो वो हमारे लिए कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। अभी जिन इलाकों में गए हैं वहाँ पे लोगों की चीखें निकल गई हैं। इसलिए बहुत शुक्रिया उमर मसूद साहब, आपने हमें वक्त। सेक्रेटरी जनरल किसान इत्तेहाद, उम्मीद करते हैं कि हुकूमत इस पर ध्यान देगी, इसीलिए हमने आज ट्रांसमिशन में ख़ास तौर पर इस पर बात की है। खावर अब्बास फैसलाबाद से हमारे साथ थे और शिराज पठान लाड़काना से। आप सबका बहुत शुक्रिया। अब हुकूमत का काम ये है कि वो पहले से मनसूबाबंदी करे। जिस तरह अभी बात हुई कि फरवरी में भी हमला हुआ था, अगर जो इतना शदीद नहीं था इस कीड़े का हमला, तो उस वक्त से ही सोच लेना चाहिए था क्या इंतजाम करने चाहिए। अब NDMA खुद कह रहा है, नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, कि 154 अजला में से 61 अजला में इसका हमला हो चुका है। तो मज़ीद किस चीज़ का इंतज़ार किया जा रहा है? अभी कहा जा रहा है मस्कत से या दीगर इलाकों से अभी और गौल इनके आने हैं और मज़ीद नुकसान हो सकता है। तो उससे पहले ही किसानों को जिन चीज़ों की ज़रूरत है, जिस तरह स्प्रे या स्प्रे मशीन्स हों, या अगर पूरे मुल्क में मुख्तलिफ़ जगहों पर ज़रूरत है स्प्रे करने की जहाज़ के ज़रिए, तो उनका इंतज़ाम मुकम्मल रखा जाए। और इससे पहले कि ये बहुत ज़्यादा नुकसान कर जाए, तो इंतज़ामात पहले से मौजूद होने चाहिए, वरना पाकिस्तान एक ज़रूरी मुल्क, एक गरीब मुल्क है। पाकिस्तान तो इसकी तलाफ़ी नहीं कर सकेगा इतने बड़े नुकसान की। बाज़ जगहों पर यह भी कहा जा रहा है कि 600 अरब रुपए तक का नुकसान हो सकता है पाकिस्तान में ज़राअत को, सिर्फ इस टिड्डी दल के हमले की वजह से। दुआ में याद रखिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।